नमस्कार। मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद। आप आयुर्वेद के आज के सत्र में बारी है आप संवाद की, जिसमें हम आयुर्वेद के अग्रजनों के साथ बात करते हैं। आप संवाद में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजीत शर्मा। डॉक्टर रंजीत शर्मा सर की बात करें तो सर ने एमडी, सीसीवाईपी और बीएमएस बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईएमएस बीएचयू से पूरी की है। ये भूतपूर्व रेसिडेंट हैं एसएसएल सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के। और आईआईटी बीएचयू ने डॉक्टर रंजीत शर्मा के आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधित रिसर्च वर्क को प्रमाणित किया है। डॉक्टर रंजीत शर्मा की डॉक्टरी की संपूर्ण शिक्षा, ट्रेनिंग और डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान से संपन्न हुई है। बीएचयू आयुर्वेद मेडिसिन की शिक्षा के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया। तो डॉक्टर रंजीत शर्मा सर, आप आयुर्वेद के आज के आज संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपके अलग अलग विषयों पे आपकी राय जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आजकल देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे आपके एक्टिविटी को देखकर, तो आपके अनुसार सोशल मीडिया पे आयुर्वेद के लोगों को किस तरह से एक्टिव रहना चाहिए और इस पे आपके क्या विचार है? देखिए गुलशन, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुआ। आयुर्वेदा मॉन्क के नाम से मेरा हैंडल है। मैं एक्टिव हुआ हूँ कोविड के वक्त, जब हम्म। कोविड शुरू हुआ 2020 में। मेरा हम्म। प्रोफाइल तो बहुत पहले से बना हुआ है, हम्म। लेकिन इस समय मैं एक्टिव हुआ क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था लोगों को हेल्प करने हम्म। का। हम्म। सोशल मीडिया पे पहले मैं ध्यान नहीं देता था, फिर मुझे लगा हम्म। कि हम अगर लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया उसके लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। बिल्कुल सही। और मैंने इस चीज को महसूस किया जब मैं ट्विटर पे एक्टिव हुआ। मैं बहुत सारे लोगों की देश में ही नहीं विदेश में भी हेल्प कर पाया। हम्म। और जहाँ पे जो दवाइयाँ उस समय अवेलेबल थी, उस माध्यम से हम्म। मैं उनकी हेल्प कर पाया, क्योंकि उस समय हम दवाइयाँ इधर उधर भेज नहीं सकते थे। हम्म। तो मुझे लगता है कि अपना एक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, हम्म। और जब आप फील्ड में आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जितना आप कह लीजिए कि हेल्पफुल है, उतना ही खतरनाक भी है। तो हम्म। मुझे ये लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को जो एक प्रैक्टिशनर है, एक अपना एक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सोशल मीडिया पे एक आना ही चाहिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल और लोगों की मदद दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो गलत फहमियां हैं उनको दूर कर सके, सही। और दूसरा उनको बता सके कि सही चीजें क्या है। जैसे सोशल मीडिया पे आज बहुत सारे आयुर्वेद संबंधित हैंडल्स हैं जो बहुत सारी गलत फहमियां फैला रहे हैं। ये भी नहीं पता है कि उन आयुर्वेद हैंडल्स के पीछे कौन है। बिल्कुल सर। और जैसा कि सर ने बोला कि कोरोना काल में ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, उससे पहले मैं सर के बारे में एक बात बताना भूल गया। सर पिछले 13 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस में हैं। सर प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली में भी क्लिनिक है, और इसके अतिरिक्त सर ऑनलाइन माध्यम से देश और विदेश में आयुर्वेदिक कंसल्टेशन करते रहते हैं। तो सर, आगे मैं बढ़ना चाहूँगा कि हमारे दर्शक आयुर्वेद फील्ड से जुड़े भी हैं, और बहुत दर्शक जो हैं कि आयुर्वेद फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हैं। तो जो दर्शक आयुर्वेद क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, उनके बारे में उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या क्या है? देखिए, आयुर्वेद, अगर मैं बहुत शॉर्ट में एक लेमन के समझने के लिए बोलूं, तो हम्म। आपके घर और आपके बगल में जो हॉस्पिटल है उसके बीच में एक शील्ड का काम करता है, बिल्कुल सर। एक कवच का काम करता है, और आपके परिवार को और आपको हॉस्पिटल जाने से बचाता है। बिल्कुल सर। लेकिन आयुर्वेद है क्या? हम्म। सबसे पहले अगर उसको लेमन लैंग्वेज समझे, तो आयुर्वेद लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद दवाई है। हम्म। नहीं, दवाई आयुर्वेद का सबसे लास्ट, आप कह लीजिए लास्ट कदम है। हम्म। आयुर्वेद, आप कब सोते हैं कब उठते हैं, वो आयुर्वेद है। हम्म। आप सुबह उठ के सुबह से लेके जो भी दिनचर्या करते हैं वो आयुर्वेद है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब कुछ आयुर्वेद है। बिल्कुल सर। आयुर्वेद एक लाइफ स्टाइल है। जब उस लाइफ स्टाइल से आप हटते हैं तो आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। हम्म। आप खाना जो खाते हैं वो भी आयुर्वेद है। जब आप उस भोजन से हटते हैं तब आप हॉस्पिटल जाते हैं। और उसके बाद औषधि के तौर पे आयुर्वेद का उपयोग होता है। आयुर्वेद सबसे पहले ये सिखाता है कि हमें कैसे बीमार नहीं होना है, हम्म। और उसके बाद ये सिखाता है कि जब बीमार होना है तो उसकी चिकित्सा कैसे। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो सर ने आयुर्वेद के बारे में बताया, और जो दर्शक आयुर्वेद के बारे में भ्रांतियां पाल रखे हैं, उनके बारे में मैं सर एक प्रश्न इसी को आगे जोड़ते हुए पूछूंगा कि आयुर्वेद के बारे में सबसे सामान्य भ्रांतियां क्या हैं मासिस में, जनमानस में?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुर्वेद के बारे में जो सबसे पहली भ्रांति है, कई भ्रांतियां हैं, मैं कुछ दो तीन की बात करूंगा। सबसे पहली भ्रांति है कि आयुर्वेद देर से काम करता है। बिल्कुल सर। ऐसा कुछ भी नहीं। आयुर्वेद 15 से 20 मिनट में काम करना शुरू करता है। हम्म। और देर से काम करने, देर है या देर नहीं है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब तुलनात्मक। हम्म। कि एक बीमारी में जो दवाइयां काम कर रही हैं, वो दवाइयां एलोपैथ की कितने देर में काम कर रही हैं, तो आयुर्वेद की कितनी देर में काम कर रही हैं। इस रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद की दवा देर से काम करती है या जल्दी काम करती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए पाचन संबंधित समस्या। 99% लोगों को पाचन संबंधित समस्या है। 90%। अब आयुर्वेद जो काम करता है, आयुर्वेद की जो दवाएं काम करती हैं, मुश्किल से 20 मिनट में काम करना शुरू करती है। गैस है, एसिडिटी है, उसमें आयुर्वेद की दवाएं मुश्किल से 20 मिनट में काम करना शुरू करती है, जितनी देर में एलोपैथिक दवा काम करना शुरू करती है। ठीक है। जो हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेद पेट में गैस होते ही या कुछ भी होते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेंटॉप डी या कुछ भी ऐसा हम ले लेते हैं। हमें ये लगता है कि ये दवाइयां सेम है। हम बाद में रिकॉर्डिंग। ओके। हम कहाँ पे थे? सर वो आयुर्वेद के बारे में भ्रांतियां जो थी उसके बारे में फिर से ये क्वेश्चन फिर से शुरू कर दूं। फिर से शुरू कीजिए, हाँ। तो फिर से ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सर जैसा कि आपने आयुर्वेद की बात की और आम जनमानस में आयुर्वेद के बारे में आपने बताया कि किस तरह से सोचना चाहिए, तो इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए मैं एक प्रश्न जो कॉमन है पूछना चाहूंगा कि आयुर्वेद को लेकर सबसे सामान्य भ्रांतियां क्या हैं आम जनमानस में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और वैसे भ्रांतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जिन भ्रांतियां जो बहुत एक प्रचलित भ्रांतियां, उन दो तीन भ्रांतियों पे बात करता हूँ। जैसे लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयां बहुत देर से काम करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयां 15 से 20 मिनट में काम करना शुरू करती हैं कई बीमारियों में। अब आयुर्वेद की दवाइयां देर से काम कर रही हैं या जल्दी काम कर रही हैं, ये एक तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। कि हमें ये देखना होगा कि एलोपैथ की दवाइयां उसी बीमारी में कितनी देर में काम कर रही हैं और आयुर्वेद की दवाइयां कितनी देर में काम कर रही हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें एलोपैथ की दवा 1 साल में भी उस पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं दे पा रही है, और अगर आयुर्वेद उसे 1 महीने में इम्प्रूवमेंट दे रहा है, तो अगर हम ये जानते हैं कि 1 साल में भी उस पेशेंट को उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा, आयुर्वेद से 1 महीने में इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो आयुर्वेद तो जल्दी काम की ना। लेकिन अगर हमें ये नहीं मालूम है कि उससे एलोपैथ में 1 साल में इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो हमारे लिए 1 महीने बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो हमें पहले ये देखना होगा कि किस बीमारी में कौन सी दवा कितनी देर से काम कर रही है, तो उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आयुर्वेद जल्दी काम करता है या देर से काम करता है। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर 99% लोग या 90% लोग आप कह लीजिए पाचन संबंधित समस्या से पीड़ित है। किसी को गैस है, किसी को एसिडिटी है, और हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम जाते हैं पेंटॉप डी या कोई भी पेंटाप्रोजोल या H2 ब्लॉकर लेते हैं और खा लेते हैं। हमें लगता है वो सेफ है। ठीक है। अब वो 20 से 30 मिनट में काम करती है। आयुर्वेद की दवा भी जो आपको डॉक्टर देता है, मैं बाजार से अपने आप ली हुई दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको डॉक्टर देता है वो 15 से 20 मिनट में काम करना शुरू करती हैं। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है, मैं सबसे छोटा सा एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। ठीक है। अब अगर 15 से 20 मिनट में या मान लीजिए 30 मिनट में आयुर्वेद की दवा भी काम कर रही है और 20 से 30 मिनट में आपकी एलोपैथ की भी दवा काम कर रही है, तो आयुर्वेद की दवा पे क्यों जाएं? तो आयुर्वेद की दवा पे हम इसलिए जाएंगे क्योंकि वो कॉम्परेटिवली सेफ है। आपकी जो एलोपैथ की पेंटॉप डी है या जो पेंटाप्रोजोल है या जो H2 ब्लॉकर, जितनी टाइप की दवाइयां हैं, कई ब्रांड नेम है, उनके लॉन्ग टर्म यूज से आपकी किडनी खराब होने का खतरा है। ये रिसर्चेस आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपको एक सेफ अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। तो जब सेम समय में दो दवाइयां काम करती हैं, तो क्यों ना हम आयुर्वेद यूज करें। बिल्कुल। ये तो पहली भ्रांति हो गई कि आयुर्वेद देर से काम करता है। अब हम दूसरी भ्रांति पे आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक भ्रांति है। वो भ्रांति है कि आयुर्वेद दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। भगवान ने इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनाई है जिसका इफेक्ट हो
और साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट ना होने की बात कब कही गई है? वो तब कही गई है जब वो किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर के सुपरविजन में लिया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक चाकू लीजिए, उस चाकू को एक बच्चे के हाथ में दे दीजिए जिसको उस चाकू को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं मालूम है। चाकू को एक गृहिणी के हाथ में दे दीजिए, बच्चा उसी चाकू से अपने आप को काट पीट के खून खराबा कर लेगा, और वही गृहिणी जो है वो आपको उसी चाकू से एक अच्छा खासा पूरा एक खाना बना के दे देगी। बिल्कुल। चाकू क्या करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो चाकू किसके हाथ में है। हाथ में। ठीक है, एक गृहिणी ट्रेंड है, एक बच्चा ट्रेन नहीं है। आपका एक डॉक्टर जो होता है, क्वालिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर जो होता है, वो ट्रेन होता है, उसे पता होता है कि दवाइयों का इस्तेमाल कहाँ कैसे करना है। कभी भी दवाइयां किसी भी बाजार के किसी फार्मासिस्ट पे या किसी दुकान वाले के कहने पे या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कहने पे कभी भी मत लीजिए। इससे बिल्कुल। 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या होता है? एक डॉक्टर जो आयुर्वेद का डॉक्टर है, आप उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के डॉक्टर को इग्नोर करने से आयुर्वेद के डॉक्टर का नुकसान नहीं होता है, आपका नुकसान होता है। आपका क्या नुकसान होता है कि आप, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने 6-6 महीने साल साल भर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के कहने पे दवाइयां ली हैं और अब उनकी किडनी लिवर में प्रॉब्लम है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? आपका सेल्फ मेडिकेशन जिम्मेदार है। बिल्कुल। आपने किसी डॉक्टर से बिना पूछे दवाइयां ली, वो जिम्मेदार। अब जब यही पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो हिस्ट्री में क्या बताते हैं? यार डॉक्टर साहब, हम तो आयुर्वेद की दवा ले रहे थे, हमारी किडनी खराब हो गई, हमारा लिवर खराब हो गया। अब वो डॉक्टर और ये पेशेंट दोनों क्या चिल्लाते हैं कि आयुर्वेद की दवा से हमें नुकसान। नुकसान आयुर्वेद की दवा से नहीं हुआ, नुकसान किससे हुआ? आपने सेल्फ मेडिकेशन किया, आपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लिए बिना वो दवाएं ली। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और कभी भी दिमाग में ये भ्रांति ना पालें कि आयुर्वेद देर से काम करता है। बिल्कुल सर। अभी जैसे आपने आयुर्वेद की दवाओं की बात की, अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह की बात की, तो आज मतलब एक मरीज जो है वो अपनी उचित उपचार योजना कैसे बनाएं और सही दवाइयों का चयन कैसे करें, इसके बारे में बताएं। कि उचित उपचार योजना ये कि पहले एलोपैथ दिखा के बहुत साल के बाद भी लोग आते हैं क्रोनिक डिजीज में, तो उचित उपचार योजना क्या हो मरीजों के लिए पहले? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, ठीक है, देखिए आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सर। लेकिन हमें क्या सोचना होगा, हमें क्या समझना होगा कि हमें किसका उपयोग कहाँ पे करना है। जैसे कि नमक और चीनी दोनों ही बहुत आवश्यक है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन हमें पता होता है कि नमक हमें दाल में डालना है या खिचड़ी में डालना है, और चीनी हमें खीर में डालनी है। नमक कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, हम उसे खीर में नहीं डालते, और चीनी कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, हम उसे खिचड़ी में नहीं डालते। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमें आयुर्वेद और एलोपैथ का भी हमें महत्व समझना होगा कि कौन सी चीज हमें कहाँ यूज करनी है। तो इमरजेंसी ना हो, जान जाने की स्थिति ना हो, तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में संपर्क करना चाहिए सबसे पहले। और ये मैं अपने 13 साल के अनुभव पे कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको संपर्क करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है, तब आप एलोपैथ की तरफ आप मूव कर सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई ऐसे रोगी होते हैं जो हमारे पास 5-5 साल 7-7 साल के बाद आते हैं, और आयुर्वेद से उन्हें 1 महीने में अच्छा खासा रिलीफ होता है। तो अगर आप सबसे पहले किसी आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर को संपर्क करते हैं तो आपके भाग दौड़ की संभावनाएं कम होती हैं, आपका शारीरिक श्रम बचता है, आपके पैसे बचते हैं, जो कि डिफरेंट स्कैन्स वगैरह होते हैं वो पैसे बचते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि आपके अंदर जो ये 5-6-7 साल तक दवाइयां गई हैं, उन दवाइयों की आवश्यकता आपको नहीं रहती, वो फालतू आपके अंदर जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमेशा आयुर्वेद डॉक्टर को संपर्क कीजिए। और कई लोगों का कई लोगों की शिकायत होती है, जब मैं कई इंटरव्यूज में कहता हूँ कि आयुर्वेद डॉक्टर को संपर्क कीजिए, कि सर हमारे आसपास आयुर्वेद डॉक्टर नहीं है, अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर नहीं है। तो मैं उस पर 2 सलाह देता हूँ। पहला तो गूगल सर्च कीजिए, गूगल पे सारे डॉक्टर्स की लिस्ट अवेलेबल है। आप डॉक्टर की डिग्री देखिए,
डॉक्टर ने क्या किया हुआ है, उसका अनुभव हम्म, देखिए, उससे संपर्क कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें संतुष्टि नहीं है, तो ऑनलाइन आपके फोन पे आज टेक्नोलॉजी का युग है, बिल्कुल। बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अरे भाई, लोग यूएस यूके से बैठे बैठे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, आप तो भारत में ही रह रहे हो, और आयुर्वेद का बिल्कुल। हब है, तो आराम से आपको डॉक्टर्स मिल सकते हैं। हम्म। सर, अगले प्रश्न की तरफ चलें उससे पहले मैं आपसे एक और, मतलब इसी प्रश्न जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जैसे आजकल एक चल रहा है कि एकीकरण का, इंटीग्रेटिव मेडिसिन का, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के संयोजन पे आपका क्या विचार है? और ये कॉन्सेप्ट, मैं इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। हम्म। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आयुर्वेद का होगा। हम्म। आयुर्वेद और एलोपैथ का, जिसको इंटीग्रेशन की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। हम्म। इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको आप हमारी भारत की सेना से समझिए। हम्म। भारत में जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना, यस। तीनों अपने काम में दक्ष हैं, तीनों हम्म। की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। जो हम्म। एक सेना कर सकती है वो दूसरी नहीं कर सकती, ठीक है। जब हम्म। युद्ध होता है या जब आवश्यकता होती है, तो हम्म। क्या होता है, थल सेना अपना काम करती है, वायु सेना अपना काम करती है, और जल सेना अपना काम करती है। तीनों अपने स्पेशलाइजेशन में काम करके हम्म। दुश्मन को मात लगाते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हम्म। शांति के समय में भी ये यही काम करते हम्म। हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम थल सेना वाले को इंटीग्रेशन के नाम पर बोलते हैं कि भाई जा तू वायु सेना में हो जा, तू जहाज उड़ा ले, बिल्कुल। एरोप्लेन उड़ा लो या जहाज चला लो पानी वाला, क्या होगा? डूब जाएगा। किसी काम का नहीं रहेगा, Yes. ठीक है, क्योंकि वो उस चीज में ट्रेन नहीं है। ठीक है, हम्म। मैं ये मानता हूं कि अगर देश को हमारा शरीर माना जाए, ठीक हम्म। है, हम्म। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जो सरकार को करना चाहिए वो ये है हम्म। कि आयुर्वेद, एलोपैथ, इन दोनों को, मैं इन दोनों को जानता हूँ, इन दोनों के बारे में हम्म। पता है, कि मैं इन दोनों की ही बात करूंगा। हम्म। दोनों को ये हक हो, और हम्म। हर हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी हो कि जो बेड साइड है, हम्म। वहां पे अगर पेशेंट चाहता है तो वो एलोपैथ के साथ आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी अवेलेबल करवाएं, बिल्कुल। ताकि एलोपैथ के साथ साथ पेशेंट की आयुर्वेद चिकित्सा भी संपन्न हो सके। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा आधार कोविड के वक्त का है। हम्म। जब बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, जो आईसीयू में थे या जो वेंटिलेटर पे थे, कई डॉक्टर्स ने तो हमें सपोर्ट किया, जो आईसीयू के डॉक्टर्स थे, कि ठीक है यार, तुम्हारा पेशेंट, अब हमें नहीं लगता, चांसेस कम लगते हैं उसमें, आयुर्वेद मेडिसिन देना चाहते हो, तो उन्होंने ट्यूब के थ्रू आयुर्वेद मेडिसिन देने को अलाउ किया पेशेंट के रिलेटिव को। हम्म। कई डॉक्टर्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो जहां पे आयुर्वेद की दवाएं दी गई, उसमें से बहुत सारे मरीज काफी अच्छा इंप्रूव हुए। कई हम्म। मरीज 1 से 2 दिन में आईसीयू से वापस जनरल वार्ड में चले गए। हम्म। तो अब बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमें सपोर्ट नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी कि वो भी जो कानून है उससे डरे हुए थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सीधा सा मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आयुर्वेद का चिकित्सक एलोपैथ की ट्रीटमेंट करे, उसे नॉलेज होना हम्म। चाहिए। एलोपैथ का डॉक्टर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करे, बिल्कुल। ये बिल्कुल भी नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि बेड साइड में जो पेशेंट एडमिट है, उसको हम्म। ये पूरा हक होना चाहिए कि अगर वो हम्म। चाहता है तो वो दोनों पैथीज का फायदा उठा सके, और दोनों पैथीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको वहां पे मिल सके। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने इंटीग्रेटिव मेडिसिन को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर। सर, इससे पहले हम बात कर रहे थे आयुर्वेद औषधियों की, आयुर्वेद दवाओं की, और आयुर्वेद को आम जीवन में जीने की। तो आपका मतलब इस बारे में क्या सोचना है कि लोग अगर घर में खुद से कुछ हर्ब्स या जड़ी, मतलब जैसे गुडुचि उगा रहे हैं या काल मेघ पी रहे हैं, तो इन सब चीज को लेकर आपका क्या कहना है कि लोग कुछ हर्ब्स को खुद ही पी रहे हैं दैनिक जीवन में बिना चिकित्सीय परामर्श को लेकर? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल खतरनाक है। खतरनाक क्यों, मैं बताता हूँ। हम्म। देखिए, एक अगर हम एक मिनिमम डोज में, जो सेफ डोज है, हम्म। सेफ डोज क्या है, हम्म। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेफ डोज वो है जो हमारी माएँ या हमारे घर की स्त्रियां या हम हम्म। सब्जी में जो हम हल्दी डालते हैं, दालचीनी हम्म। डालते हैं, या कुछ भी डालते हैं, वो हम्म। सेफ है, वो हेल्थ प्रिवेंशन के लिए है। हम्म। लेकिन जैसे हम दालचीनी स्पेशली कूट कूट के पी रहे हैं,
या अदरक कूट कूट के पी रहे हैं, वो हम्म। बहुत ही खतरनाक है। अगर हम स्पेशली उस हर्ब को यूज कर रहे हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब कोविड हुआ उस समय आयुष ने एक रिकमेंडेशन दिया कि भैया ये काढ़ा आप पियो। मेरे जितने पेशेंट थे मैंने सबको ये बोला, उसी समय मैं एक्टिव हुआ था थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे। उनको मैंने बोला भैया ऐसा मत करो, सबके लिए काढ़े अलग अलग होते हैं, सबकी प्रकृति के अनुसार काढ़े अलग 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 होते हैं, क्या डोज होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये आपको देखना होगा। और ये आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सभी को क्या लगा डॉक्टर साहब अपना कोविड में फायदा उठाना चाहते हैं, जो कि जनरल हाँ थॉट है। सर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीनों बाद कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, किसी को पक्स हो गया है, किसी को पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हुए, बहुत सारे। तो ये एक बिना कंसल्ट किए हुए दवाओं का, जिसको ठीक होने में काफी ज्यादा समय भी लगा, तो ये बिना कंसल्ट किए हुए किसी भी हर्ब को आपको नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, आप प्रकृति को देखिए। प्रकृति कभी भी आपको पूरे साल भर एक ही तरह की तरीके की सब्जी या एक ही तरीके का फल नहीं देती है। वो आपको हर मौसम में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल देती है। अगर हम प्रकृति को इस तरीके से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हर सीजन में हर्ब्स भी अलग अलग होते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग आप एक ही अश्वगंधा लेके साल भर पीते रहे, एक ही गिलोय लेके साल भर पीते रहे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा, कभी भी पैक्ड जूस मत पीजिए। गिलोय जूस हो, चाहे आंवला जूस हो, किसी भी कंपनी का हो, प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं उसमें। उससे अच्छा, जैसे मैं फिर बोलते हैं लोग हम क्या करें डॉक्टर साहब, उससे सबसे अच्छा है कि आप आंवला जूस पीने की जगह आंवले का पाउडर ले लीजिए। आंवले का पाउडर फिर भी बिना प्रिजर्वेटिव के होता है, आप उसे यूज कीजिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। बिल्कुल सर। अब सर हमारा दर्शक वर्ग जो है, एक बहुत वर्ग जो है वो आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बीएमएस के छात्र हैं, एमडीएमएस करने वाले छात्र हैं। तो हम थोड़ा करियर को लेकर उस तरफ बातचीत को लेकर उस तरफ लेकर जाना चाहेंगे कि अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं बीएमएस की, तो उसको प्राइवेट, क्योंकि आपने 13 वर्ष इस फील्ड में गुजारा है प्राइवेट प्रैक्टिस में, तो निजी अभ्यास प्राइवेट प्रैक्टिस में अवसर और संघर्ष को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी छात्र बीएमएस कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए मेरा पहला सुझाव क्या होता है कि आप एमडी अवश्य कीजिए। एमडी अवश्य कीजिए। आप आयुर्वेद की या एलोपैथ की नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं, मतलब आपके पिताजी डॉक्टर नहीं रहे हैं या आपके फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपका शुरुआती जीवन बहुत स्ट्रगल वाला होता है। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, हाँ सर। मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं रहा है। मेरे जस्ट इससे पहले वाली जनरेशन में मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, तो कोई भी डॉक्टर नहीं रहा है, ना मेरे साथ का कोई भी डॉक्टर है। बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। पहले लिए कम से कम 3 4 5 साल के स्ट्रगल के तो तैयार रहना चाहिए। अब उस स्ट्रगल में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उस स्ट्रगल में आपको देखना होगा, मतलब आपको पेशेंट्स भी मिलेंगे, आपको स्ट्रेस भी मिलेगा, आपको देखना होगा कि आपकी जेब में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। क्योंकि स्ट्रगल टूट तब जाता है जब आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता। ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको प्रैक्टिस में आना है। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम केवल एक एमडी करने के बाद ही क्रिएट होने की संभावना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बीएमएस और एमडी की डिग्री के बीच में स्ट्रगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा घट जाता है। स्ट्रगल बहुत कम हो जाता है एक बीएमएस के स्टूडेंट के मुकाबले में एमडी खत्म किए हुए स्टूडेंट का। कैसे, मैं बताता हूँ। एमडी आप करते हैं, पॉइंट नंबर 1, आप किसी अच्छे कॉलेज से कीजिए, केवल एमडी की डिग्री लेने के मत कीजिए, ठीक है। तो जब आप एमडी करते हैं तो आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं, तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं डेली बेसिस पे डील करने के लिए। आप पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हुए देखते हैं अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप 3 साल में ये सीख सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज कैसे ट्रीट करनी है, किसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके चलना है। पॉइंट नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। पॉइंट नंबर 2, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम मिल जाती है, ठीक है। जैसे मुझे 50,000 रुपए 2009 में 50,000 रुपए महीने मिला करता था। अब हम जैसे स्टूडेंट्स के 50,000 रुपए महीने किस काम का है?
तो पैसे आपके कलेक्ट होते हैं आपके साथ। मतलब आप ये कह लीजिए कि आपको 3 साल में 18-20 लाख रुपए एक मुश्त आपको मिल जाते हैं। तीसरी बात क्या होती है, जब वो पैसे आपके पास रहते हैं तो आप बाहर क्लिनिक को स्टार्ट करने में, सरवाइव करने में आप सक्षम होते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि आप जब एमडी की डिग्री होल्ड करते हैं तो उसके बाद आप बाहर निकल के कहीं पे भी अपने कुछ घंटे देके, चाहे टीचिंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, टीचिंग में आप दे सकते हैं अपने सुबह से शाम तक का, शाम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे करते हुए आप 3-4 साल 5 साल में अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर आप उसके साथ टीचिंग भी पार्ट में करना चाहें और प्रैक्टिस भी करना चाहें, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एमडी करना बहुत आवश्यक है। बीएमएस में प्रैक्टिस में आने की कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी प्रैक्टिस की बात चल रही थी, तो मैं अभी कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका मतलब, जैसे आप तो सभी प्रकार के पेशेंट देखते होंगे, और आप अपने पेशेंट का कुछ केस स्टडी अगर हम लोग को शो कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ केस स्टडीज, कुछ चीजें दिखाना जरूर चाहूंगा, लेकिन ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें यूजुअली ये चीजें देखने को मिलती है, इसलिए उनका उनका कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे मैं कुछ चीजें, जो चीजें विजिबल होती हैं वो दिखाना चाहूंगा। मैं अभी अपने ट्विटर प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। हाँ सर। क्या आप देख पा रहे हैं मेरा ट्विटर प्रोफाइल? हाँ हाँ सर, बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं। जी। अब इसमें मान लीजिए कि मैं आपको ये पहला जो पिंड केस है इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये पेशेंट जो मेरा बहुत पुराना पेशेंट है, आप देखिए ये केस मैंने 2020 22 मई 2020 को शेयर किया था। हाँ सर। ठीक है, और इस केस को आप देखिए। दर्द भी होता है, हाथ वाला हाथ वाला भी पर सो नहीं पाए, ये पूरे सिरे पेट में भी। हाँ, ये शरीर पेट का भी ना, ना हाथ वाला भी आप पाते हैं ना, सो पाते हैं, बहुत ऐसा लगा है शरीर में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक में तो परेशान रहते हैं। अब आपने जैसे ये केस देखा, आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये केस आपने देखा। अब इसके बाद मैं इस केस का पोस्ट ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। अब ये केस है क्या वो हम बाद में बात करते हैं। ये देखिए ट्रीटमेंट के बाद का, एक मिनट, वो बोला हाँ दिखाइए, ब्रेस्ट ब्लड दिखाइए, ब्लड यहाँ दिखाइए, वो बोला हाँ दिखाइए, आगे बोल जाइए। ये आपने देखा? हाँ सर। ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये जो केस है, इस केस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन केसेस पे आप बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। तो देखिए उसमें सोरियासिस एक है। सोरियासिस का ट्रीटमेंट एलोपैथी में केवल स्टेरॉइड मेथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट है। और आप अगर थोड़ा सा भी फार्माकोलॉजी जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि स्टेरॉइड मेथोट्रेक्सेट लॉन्ग टर्म के लिए सेफ दवा नहीं है। आप उसका साइड इफेक्ट देख सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, और किडनी और लीवर भी खराब करना शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म में यूज करने पे। फाइनली इन दवाओं को रोकना पड़ता है जब पेशेंट बहुत गंदी कंडीशन में आ जाता है, तो कई बार डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है,
तो यूजुअली इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेके कोई पेशेंट चलना नहीं चाहता, अगर आप उसे एजुकेट कर पाए कि एक सेफ ट्रीटमेंट भी है। आयुर्वेद में कोई इम्यूनोसप्रेशन नहीं होता है। आयुर्वेद में ऐसे बीमारियों के लिए अगर आप लोग मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, ऐसे सैकड़ों केस मैंने शेयर किए हुए हाँ सर। सैकड़ों केस शेयर किए हुए हैं। मैं सारे केस दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सर। तो अगर प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ठीक है, ऐसे सैकड़ों केस हैं और हम उनको एक महीने में, जैसे मैक्सिमम ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक महीने में आउट ऑफ 170 पेशेंट्स को मोर देन 50% रिलीफ मिलता है। ठीक है, और ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, तो इसमें पिछले 13-14 साल से पेशेंट हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग हमेशा उनको KFT LFT सब कुछ करवाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेशेंट बहुत आराम से लाइफ स्टाइल को, फूड को और दवाइयों को फॉलो करते हुए इस डिजीज को बिना स्टीरॉयड और मेथोट्रेक्सेट के या बिना किसी मॉडर्न मेडिसिन की सहायता के चुपचाप मैनेज कर सकता है। बिल्कुल सर। ये सर बाकी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो आप लोग चाहें तो मेरे अकाउंट पे आप जा सकते हैं और आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं दर्शक से आग्रह करूंगा, अपने दर्शकों से, कि मैं सर को फॉलो करते रहता हूं ट्विटर पे। सर हर सप्ताह में 2-3 नए केस तो दे ही देते हैं, दिखता है जो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से। तो अगर आपको भी ऐसे चेंजेस देखने हैं तो आप सर को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, द आयुर्वेदा मोंक से। सर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी। और सर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे कि जैसा कि अभी क्लिनिक की बात हुई, सेटअप करने की बात हुई, तो मैं मतलब जैसे MD MS के बाद ही पूछना चाहूंगा कि मिनिमम कितना पूंजी चाहिए एक क्लिनिक को सेटअप करने के लिए, और आपकी यात्रा कहाँ थी, मैं आपकी यात्रा भी सुनना चाहूंगा इस क्लिनिकल प्रैक्टिस का के लिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि कहीं पे भी क्लिनिक सेटअप कीजिए, चाहे गांव में कीजिए, चाहे छोटे से शहर में कीजिए, और चाहे आप किसी मेट्रोपॉलिटन में कीजिए। आपको हमेशा ये ध्यान में रख के चलना चाहिए कि 1 से 2 साल का पूरा खर्चा आपको अपनी जेब से देना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी 6 महीने में किसी रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए। बिल्कुल। ठीक है, 1 से 2 साल का खर्चा ये केवल आपके लिए नहीं है, ये किसी भी पैथी के डॉक्टर के। 1 से 2 साल का खर्चा आपको अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। आपको, अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आप कहाँ ट्रीट करेंगे? एक अच्छे कॉलेज में, जब आप MD कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पेशेंट ट्रीट करते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता है कि आप किसी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, आप उस बीमारी को हाईलाइट कीजिए, आप अपना क्लिनिक खोलिए, केवल उस बीमारी पर फोकस कीजिए। ठीक है, और 2 साल का खर्चा कम से कम, किस किस का खर्चा? क्लिनिक जहां आप खोल रहे हैं उसका किराया, स्टाफ रखेंगे उसका किराया, ठीक है, बिजली पानी मेंटेनेंस सबका किराया, वो सबको लेके आप चलिए। आप महीने में देख लीजिए कि आपको कितना खर्चा आएगा, क्या आप उसे 2 साल तक सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप क्लिनिक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप 3 या 4 महीने का लेके चल रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत होगी। कभी भी 3 से 4 महीने में कोई भी क्लिनिक रन नहीं करती। अब मैं अपनी कहानी अगर बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने जब शुरुआत की थी आफ्टर MD, मैं यहाँ पे जैसे आप ट्विटर पे देखते रहते होंगे कि ट्विटर पे आप कुछ मुट्ठी भर डॉक्टर्स को देखते होंगे जो आयुर्वेद के खिलाफ काफी ज्यादा विश्वमान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जो एक दुनिया है, जो एक कॉन्क्रीट रियलिटी, उससे बिल्कुल अलग है। मैं प्रयागराज में बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम करता हूँ जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं। अभी भी मैं अपनी OPD बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में करता हूँ जो एलोपैथ की हॉस्पिटल्स हैं। अपनी OPD करता हूँ वहाँ पे। तो ये डॉक्टर्स कभी भी आयुर्वेद के खिलाफ नहीं होते। वो सीधे से अपने पेशेंट को क्या बोलते हैं कि भैया देखो, हमारे में तो ये है, और बगल में डॉक्टर साहब बैठे हैं आयुर्वेद के हैं, उनसे पूछ लो आयुर्वेद में कुछ हो सकता है क्या इसका। जैसे मैं एक जगह अपनी OPD करता हूँ, वो पीडियाट्रिशियन है, MD पीडियाट्रिशियन है, बहुत बुजुर्ग डॉक्टर हैं, उनके बेटे भी हैं, वो भी MD पीडियाट्रिशियन हैं। ये दोनों अक्सर ऑटिज्म के केस, सेरेब्रल पैल्सी के केस सीधे मुझे रेफर करते हैं, सीधे रेफर करते हैं। बोलते हैं भैया बगल में डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं। क्यों रेफर करते हैं? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स देखे। बिल्कुल, वो जानते हैं कि आयुर्वेद से बेहतर रिजल्ट अभी फिलहाल को नहीं दे सकते, तो रेफर करते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जब मैंने अपना MD कंप्लीट किया,
यस। तो यूजुअली हम लोग को प्रैक्टिकली कुछ मालूम नहीं होता था कि कैसे क्लिनिक सेटअप करनी है, हमें तो लगता था कॉलेज लाइफ चल रही है, ठीक है। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे कुछ नहीं मालूम था क्लिनिक कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी। तो एक डॉक्टर साहब थे, वो उस समय सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे यहाँ पे प्रयागराज के, हाँ उससे सर। 1 साल पहले थे, तब रिटायर हो चुके थे। तो उनका एक बहुत अच्छे लोकेशन पे सिविल लाइंस में क्लिनिक था। तो वो काफी ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वो प्रैक्टिस के मोड में नहीं रहते थे, वो सोशल सर्विस में ज्यादा रहते थे। उन्होंने कहा तुम मेरी क्लिनिक पे बैठ जाओ, तो वहाँ प्रैक्टिस कर। तो ये एलोपैथ के डॉक्टर थे, एलोपैथ के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो ये कह रहे थे कि आप मेरी केबिन में बैठिए और आप आयुर्वेद की अपनी ओपीडी कीजिए। उनके पास 2 केबिन था, एक केबिन में वो बैठते थे, एक में उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। मैंने कहा सर क्या किराया देना होगा, क्या करना होगा? तो वो काफी एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सीनियर मुझसे रहे होंगे, मैं तो उनके सामने छोटा सा बच्चा रहा होऊंगा। उन्होंने कहा प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हारा आएगा मैं उसमें से ले लिया करूंगा। तो ये एक बुजुर्ग की तरह वो व्यवहार कर रहे थे, वो किसी डॉक्टर की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। मैं जानता हूँ जहां मैं बैठा था वहां पे अगर मैं केबिन लेता तो कम से कम 25,000 रुपए या 20,000 रुपए महीने का पड़ता। बिल्कुल तो उन्होंने फैसिलिटी दी। जब मैं उस केबिन में बैठा सर। तो फिर वहां पे खुद उन्होंने कई जगह पे मेरा नाम लिया। तो वहां पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बिना में नाम नहीं ले सकता। तो वहां पे एक केस था, उस केस में एबॉर्शन होने वाला था। इसका कोई मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन वो पेशेंट्स अभी भी यहाँ प्रयागराज में हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं यहाँ के। उनका एबॉर्शन, उनकी पत्नी का एबॉर्शन होने वाला था, आईवीएफ के माध्यम से था। जुड़वा बच्चे थे, एक का अबॉर्ट हो चुका था, एक का एबॉर्शन होना था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगले हफ्ते तक अगर हमने अबॉर्ट नहीं किया तो ये बच्चा खुद अबॉर्ट हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेट हो रहा था, काफी ज्यादा एएफआई लेवल 3 या 4 तक पहुंच चुका था, तो चांसेस बिल्कुल थे नहीं। तो उनको किसी के माध्यम से मेरे बारे में पता चला, उस समय मुझे कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने मुझे संपर्क किया कि आप भी देख लीजिए। ठीक है, आप भी देख लीजिए। मैं गया, मैंने वहां पे देखा, और सच कुछ बताऊं तो केस में कुछ भी बचा नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते बाद अबॉर्ट होना ही है, आप कोई दवाएं अगर चलाना चाहें तो चला लीजिए। ठीक है, मैंने उनको देखा, दवाएं चलाई। दवाइयाँ काफी कॉस्टली थी, नो डाउट, उस समय काफी कॉस्टली थी, क्योंकि मुझे किसी तरीके से, मैं तो नया नया आया था, मुझे किसी तरीके से भाई अपने आप को प्रूव करना था। तो वो समय बहुत अजीब सा होता है। तो मैंने दवाइयाँ चलाई। 2-3 दिन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेट होना 90% बंद हो गया, 2-3 दिन के अंदर। और जिस तरीके का केस था, मुझे उम्मीद नहीं थी कुछ होगा, बट हुआ। ठीक है, मैं जो भी दोष प्रकोप वगैरह देख के दे सकता था मैंने दिया। 1 हफ्ते बाद अबॉर्शन नहीं हुआ। जो डॉक्टर ने कहा था, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा था, काफी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है यहाँ की, आ, उन्होंने कहा था, तो अबॉर्शन नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रेशन रुक गया था। कोई भी दवा एलोपैथ में एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रेशन को रोकने वाली नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर से उन्होंने 1 हफ्ते वेट किया। हाँ, 1 हफ्ते बाद जब उस यूएसजी हुआ तो बच्चे का वेट 50 ग्राम बढ़ चुका। ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद वेट हुआ तो बच्चे का वेट और 50 ग्राम बढ़ चुका था। और एएफआई लेवल, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जहां पे था वहीं पे मेंटेन रहा। ठीक है, वो ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे होते होते 2-3 हफ्ते बाद उन डॉक्टर साहब ने पूछा पेशेंट से कि भाई देखिए, हमारे दवाइयों से तो ये नहीं हो रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है किसी एलोपैथ डॉक्टर के ये एक्सेप्ट करना कि ये हमारी दवाइयों से नहीं हो रहा है। बिल्कुल अक्सर इस एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है हमें एलोपैथ डॉक्टर्स में, जो वो कुछ डॉक्टर्स ईगो के कारण एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, कुछ कर रहे हो क्या? तो उन्होंने मेरा नाम बताया कि एक आयुर्वेद के डॉक्टर साहब है, यहीं बैठते हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे मिलवाओ। तो मैडम से मैं मिला। उन्होंने कहा कि आप इस प्रेगनेंसी को अगर 7 महीने तक कंटिन्यू कर सकें तो उसके बाद हम इसको, मतलब हमारी तरफ से तो कोई चांस नहीं है, हमारे लिए तो ये है कि आज अबॉर्ट हुआ, कल अबॉर्ट हुआ। ठीक है, अगर आप 7 महीने तक कंटिन्यू कर सके तो हम इसे निकाल के डेवलप कर सकते हैं एनआईसी। मैंने कहा ठीक है मैम, भगवान की दया से 7 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो। ठीक है, रेगुलर दवा चलती है, 7 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई। उसके बाद उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करके एक बच्ची हुई। वो बच्ची अभी मेरी ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब प्रयागराज में। और उसके बाद मैडम ने ये कहा कि भाई आप
मेरे हॉस्पिटल में बैठ के अपनी ओपीडी स्टार्ट की जाए। वो मेरी पहली जर्नी थी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि एक हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी करना, जहाँ सैकड़ों लोगों का फुटफॉल है, वहां पे आपका बोर्ड लगना, वो आपको एक एक्सपोजर देता है एज कंपेयर टू कि आप एक सॉलिटरी जगह पे, एक आइसोलेटेड जगह बैठ के ओपीडी कर रहे हैं, जहाँ पे कोई आ नहीं रहा है या जो कुछ भी है। तो शुरुआत में ये सीएमओ डॉक्टर साहब से हुई, उनसे मैंने आज्ञा ली, फिर मैं वहां बैठना शुरू हुआ। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। आज भी मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो मैक्सिमम अपनी ओपीडी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में ही करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही खराब मैनेजर हूँ। मैं अपने क्लिनिक को मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत। हो सकता है 1-2 साल में अपनी क्लिनिक डालूंगा। मैं बहुत शिक्षण लेने के मूड में नहीं रहता हूँ। तो ओपीडी वाले ही, जो हॉस्पिटल वाले, वही मेरा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वही मेरा सब कुछ करते हैं। मैं जाता हूँ, अपने पेशेंट देख के चला आता हूँ। बिल्कुल सर। और सर वो एक और मैं मतलब जैसे सोशल मीडिया से के माध्यम से आपके दिल्ली में भी जो क्लिनिक है उसके बारे में आपका मतलब उस वहाँ का क्या रूटीन रहता है? दिल्ली का क्लिनिक पहले मेरा मेरी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है बहुत पहले से चलती रही है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मैं इस इंटरव्यू में अपने आईआईटी के मित्रों को श्रेय देना जरूर चाहूंगा। जो बीएचयू आईआईटी के मित्र हैं, उन्होंने क्या किया कि देखिए, जैसे वो कई जगह फैल गए। हम लोग बहुत बुजुर्ग माने जाते हैं बीएचयू में, क्योंकि हम लोग 10 साल तक, 9-10 साल तक वहां रहते हैं। हाँ सर। तो आईआईटी वाले तो आते हैं 4 साल में चले जाते हैं, एमबीए वाले आते हैं 2 साल में चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे जो पीढ़ियां हैं आईआईटी की और एमबीए की, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। तो उनमें से एक राउरकेला उड़ीसा में कहीं पे है, राउरकेला नाम की जगह है। हाँ सर। वहां पे गए, वहां पे एक पेशेंट था जिसको लिनक्स गैस्ट्रॉइड सिंड्रोम की बीमारी थी, एलजीएस कहते हैं। लिनक्स गैस्ट्रॉइड एपिलेप्सी की बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है। और छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल 3-4 साल का बच्चा रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो डॉक्टर साहब कि ये आपको बनारस को दिखाने आ नहीं सकते, तो आप इनका ऑनलाइन कर दो। मैंने कहा ऑनलाइन कैसे करना है? तो उन्होंने ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट्स भेजी। फिर उसके बाद मैंने रिपोर्ट्स देखे, फिर बच्चे को वीडियो कंसल्टेशन पे देखा, जो कुछ भी है। और उसके बाद फिर मैंने उसकी दवाइयाँ भेजी, और फिर बच्चे के ट्रीटमेंट होने लगा। तो वो पहली शुरुआत थी ऑनलाइन कंसल्टेशन की। तो इस तरीके से ऑनलाइन कंसल्टेशन काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, इवन कोविड से पहले थे। तो मैं उसकी वजह से लोगों को मिलना रहता था कई बार, तो दिल्ली बहुत इजीली कनेक्टेड था। तो मैंने दिल्ली में हफ्ते की 1 दिन की ओपीडी स्टार्ट की। तो वो तो ठीक है, वो 1 दिन की ओपीडी चल रही थी। फिर ये हुआ कि कोविड आया, तो कोविड में मैंने बंद कर दिया, और अभी तक मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया है। अब फिलहाल जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो मैं शायद जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा, दिल्ली में आधे महीने में 1 दिन की या 2 दिन की ओपीडी रखूंगा। और जब मैं करूंगा तो उसे मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल सर। सर एक आम प्रश्न रहता है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस से ही लेकर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये तो एक था कि क्या दिक्कतें आ सकती है और कैसे स्टार्ट करें क्लिनिक का। एक क्वेश्चन रहता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी आयुर्वेद में कितना कमाया जा सकता है, इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस करके मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कमाने का कोई एंड नहीं होता। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और लोगों की मदद करते हैं। हमेशा आप ये देखिए, आप ये सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप अपने आसपास की सोसाइटी को क्या दे पा रहे हैं, आप अपने मरीजों को क्या दे पा रहे हैं। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करेंगे, आप इतने ज्यादा इनोवेटिव हो जाएंगे कि पैसा एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे आएगा आपके पास। बिल्कुल। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से कई साल पहले की बात है। और मैंने एक बैंगलोर के पेशेंट को, ऑनलाइन पेशेंट को, मैंने ये कहा कि भाई आप अपना विरेचन करवा, ठीक है। तो विरेचन करवाने के लिए जब वो बंदा कहीं गया, वहां पे तो स्पा, आजकल स्पा ज्यादा है, एक्चुअल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तो मिलते नहीं है, स्पा ज्यादा मिल जाते हैं, है ना। तो वहां जब गया तो उसे काफी ज्यादा कॉस्टली वो बताया गया, ठीक है, विरेचन। और मुझे उसका हर 3 से 4 महीने में एक बार विरेचन करवाना, तो उतना कॉस्टली विरेचन वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उस चीज ने मुझे 1 साल के अंदर विरेचन का पैकेज डेवलप करने का इनोवेशन दिया कि मैं कैसे अपने पेशेंट की मदद कर सकता हूँ। आप अपने पेशेंट, जब एक पेशेंट आपसे जुड़ता है तो वो आपका एक फ्रेंड जोन में आ जाता है आपका। आज मेरे पास सैकड़ों हजारों ऐसे पेशेंट हैं जो एकदम मित्रवत हो चुके हैं।
वो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो आपका फीस तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने पेशेंट के लिए सोचिए। जैसे जब मैंने विरेचन का एक ऑनलाइन एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो उस समय तक किसी ने विरेचन का ऑनलाइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया। मैंने वस्ती, मैं कई ऐसे बैंगलोर के पेशेंट्स को जानता हूं जिनको ये तो पता है कि वस्ती करवाना है, लेकिन वो 16 दिन के, जिसको आप कर्म काल योग वस्ती कहते हैं, अगर काल वस्ती के लिए 16 दिन के काल वस्ती के लिए वो 16 दिन जॉब कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, वो अगर कहीं पे भी जाते हैं उनको कम से कम सुबह से दोपहर तक का समय चाहिए, कैसे कोई दे सकता है भाई। मैंने बस्ती का एक पैकेज तैयार किया है कि आप सुबह सुबह, बस्ती कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आप ट्रेन कर सकते हैं, आप दवाएं अपनी भेज दीजिए, तो सुबह सुबह आप बस्ती के लिए पेशेंट अपना तैयार कर सकता है अपने आप को, और आधे से 1 घंटे के अंदर बस्ती करके वो सुबह सुबह ऑफिस भी जा सकता है। आपको पेशेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको पेशेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट के बारे में सोचते हैं, आपको सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में देने के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे अच्छी मेडिसिन, ये नहीं कि सस्ती मेडिसिन, सबसे अच्छी मेडिसिन सब जितने अफोर्डेबल प्राइस में आप दे सकते हैं, आप उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप देखिए आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल। सर एक और प्रश्न था कि एक क्लिनिक सेटअप करने के लिए क्या क्या लाइसेंस वगैरह की जरूरत रहती है, इसके बारे में कुछ? इसके लिए मेरे ख्याल से मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ बताने के लिए। इसके लिए आपके जिले के या आपके शहर के जो भी आयुर्वेद ऑफिसर हैं, डीओ आयुर्वेद करके होता है, वो ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अंत में सर एक प्रश्न अमूमन मैं आप संवाद में बालेंदु प्रकाश सर से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, और भी जितने लोगों से मैं बात करता हूँ पूछता हूँ कि वर्तमान भारत में आयुर्वेद के बारे में आपकी राय क्या है, और आज के आयुर्वेद को आज से 1-2 दशक बाद आप कहाँ पाते हो? बहुत ही उज्जवल भविष्य है, बहुत ही उज्जवल भविष्य। मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, आयुर्वेद का भविष्य एक व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस काम करने से आता है। और इसलिए मैंने कहा कि एमडी जरूर कीजिए फील्ड में आने से पहले। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी बीमारियों की चिकित्सा है जिनका आज भी साइंस के इतने एडवांस होने के बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एलोपैथ के पास कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद आपको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब सोरायसिस ले लीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ले लीजिए, ठीक है, एलोपेशिया एरियाटा ले लीजिए। ये सारे ऐसे डिजीज हैं जिनका केवल एक सॉल्यूशन है एलोपैथ के पास, वो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, बिल्कुल, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सके। ठीक है, आपके पास इसका बिना इम्यून सिस्टम को सप्रेस किए हुए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। भले ही वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चले, बट आप इम्यून सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज पे आइए, हम सांस की बीमारी पे आ जाते हैं। मान लीजिए एस्थमा हो गया या एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, ठीक है। मैं केस शेयर करना चाहूंगा। यस सर। एक केस शेयर करके इसे बताना चाहूंगा जो अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया है। ऐसे हजारों केसेस हैं। मैं देख रहा हूँ। हाँ सर। एक मिनट, ये केस शेयर करने हैं। हाँ, ये देखिए, ये केस देखिए। देखिए, ये एक बच्चा है। हाँ सर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बच्चा 3.5 साल की बच्ची है ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते रहते हैं। अब आप इन दवाइयों में देखिए, इन दवाइयों में देखिए क्या चल रहा है। इसका स्टेरॉइड चल रहा है, इनहेलर चल रहा है, लेवोसाल्बुटामॉल, ये सब चीजें चल रही हैं, मॉन्टेलियोकास्ट चल रहा है, मॉन्टेलियोकास्ट एंटी एलर्जी का, और ये डेली बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, ये बच्ची डेली बेसिस पे इनहेलर लेती थी, बावजूद उसके ये साल में ये हफ्ते में एक बार इसे नेबुलाइज करने की आवश्यकता पड़ती थी। रेगुलर इसको प्रॉब्लम रहती थी कि भैया रेगुलर इसको एंटी एलर्जी देना, सब कुछ देना है। ये सोचिए, ये बच्ची जो 3.5 साल की है, अगर ये रेगुलर ऐसे, ये राजस्थान से बच्ची थी, राजस्थान से इसके फादर ने कंसल्ट किया,
ये बच्ची अगर रेगुलर पिछले 1.5 साल से है, 3.5 साल की बच्ची 1.5 साल से, मतलब 2 साल की एज के 2 साल बाद की एज से। लगातार इन दवाइयों पे है। इसके पिता ने बताया कि इसका डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ है, इन दवाइयों के चलते डेवलपमेंट होगा भी कब। इस बच्ची को अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों से 1 महीने में इस कंडीशन में ला सकते हैं कि इसको, इसकी सारी दवाइयां हट जाएं, इसको जहां डेली इनहेलर की जरूरत पड़ती थी, हफ्ते में एक बार इनहेलर की जरूरत पड़े, और धीमे धीमे आप उसको 1 महीने में लाते हैं, ऐसे करते करते हमने पिछले 12-13 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस किए हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप या कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे एलर्जिक राइनाइटिस और ये एस्थमेटिक एलर्जिक कफ के पेशेंट होते हैं इस समय, आप ज्यादातर देख रहे होंगे इस समय तो एकदम धूम मची हुई है। तो बिल्कुल। क्या कोई भी इसे लेने की जरूरत समझेगा, स्टेरॉइड लेने की जरूरत समझेगा क्या, इनहेलर लेने की जरूरत समझेगा क्या? नहीं समझेगा। बिल्कुल सर। तो ये हमारी जिम्मेदारी है अगर कि पब्लिक तक ये बात पहुंचाना कि इसका एक सेफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको इन दवाइयों पर रहने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, एक मैं आपको और भी चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ सर। चलिए वो केस मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ये मैंने एक एलर्जी की, मैंने ऑटोइम्यून डिजीज की बात की। इसकी प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही, बिल्कुल। उसका एक पक्का सॉल्यूशन आपके पास है, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आपके पास है। लिवर डिसऑर्डर्स का आपके पास बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम पे आप आइए, हैवी ब्लीडिंग गर्ल्स में 95% गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अब आम खांसी बुखार की तरह समस्या होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है। आप उन गर्ल्स को 1 महीने में रिलीफ दे सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज में। 1 महीने ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चल सकता है लेकिन रिलीफ 1 महीने में मिल जाएगा। आप लोगों को ये पता नहीं होगा क्योंकि आपको किसी ने दिखाया नहीं कि हैवी ब्लीडिंग को आप विद इन अ डे कंट्रोल कर सकते हैं केवल आयुर्वेदिक दवाइयों से। यू डोंट हैव टू गो फॉर ट्राइनेजेमिक एसिड, ट्राइनेजिया पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऐसे मेंस्ट्रुअल पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, लड़कियां एकदम तड़पती हैं, एकदम जो इसकी बहुत ही गंदी लाइफ होती है, उनको ये लगता है कि ये उनकी लाइफ का एक पार्ट है, इसके साथ ही चलना पड़ेगा। आप उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देके 1 महीने में रिजल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें आप आयुर्वेद से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स बहुत कम समय में दे सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको किसी अच्छी जगह से एमडी करने की आवश्यकता है जहां पे आयुर्वेद ट्रीटमेंट किया जाता हो। ठीक है। किसी भी एक बीमारी को आप लेके बैठ सके, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं सर बिल्कुल। तो मैं अभी इस सत्र के समापन की तरफ चलना चाहूंगा सर। तो मैं कुछ ऐसे 2 वाक्य कि आप आयुर्वेद को लेकर और इस सेशन को लेकर आपका क्या कहना है, इसके बारे में एक शब्द अंत में बताएं। मैं बस सवाल सुन नहीं पाया ठीक से, फिर से बताइए। सर मैं बोल रहा था कि अब इस सत्र के समापन की ओर चलते हैं, तो आप आयुर्वेद के बारे में आपका क्या मानना है और इस सत्र के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं गुलशन जी आपका आभारी हूँ कि आपने एक मौका दिया स्टूडेंट्स तक पहुंचने का। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मानवता के लिए बहुत आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स प्राइवेट प्रैक्टिस को ऑप्ट कर सके। बिल्कुल। प्राइवेट प्रैक्टिस को, मैं गवर्नमेंट प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बाहर आइए उससे, अपने हाथ में स्किल डेवलप कीजिए, अपने हाथ में स्किल डेवलप कीजिए कि आप लोगों को ट्रीट कर सकें। और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की जरूरत है मानवता को बचाने के लिए। आज भारत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, लाइफस्टाइल डिजीजेस की राजधानी बनता जा रहा है, कैपिटल बनता जा रहा है। बिल्कुल सर। बावजूद इसके कि साइंस इतना एडवांस हो चुका है। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि सरकार ने आयुर्वेद को वो प्रोत्साहन पिछले की सरकारों ने नहीं दिया जो इसको देना चाहिए था। एक सौतेला व्यवहार हुआ। ठीक है। अब तो भगवान की दया से प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। ठीक है। लेकिन आप आयुर्वेद के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्लेटफॉर्म बना सकती है।
लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये सोचना होता है आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने का मतलब कि जॉब निकाल। हाँ सर, सबसे बड़ी मतलब बड़ा बात यही आता है कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे रही है ज्यादा से जॉब्स ज्यादा। बहुत सारे निकल रहे हैं, हम्म। जॉब्स यूपी में तो बहुत धुआंधार निकल रहे हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारे जॉब्स निकल रहे हैं। अब ये तो हम्म। देखिए कम्प्लीटली गवर्नमेंट का एक रुझान है, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि वो क्या करती है, ठीक है। जैसे हम्म। यूपी की गवर्नमेंट धुआंधार जॉब निकाल रही है, बिहार की गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है। अब इसमें हम्म। क्या कर सकते हैं, हम किसी गवर्नमेंट के को फोर्स तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें अफेक्ट कर रहा है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन। बिल्कुल सर। सेंट्रल गवर्नमेंट आयुर्वेद को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है। आज हम्म। तक इस देश के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने खुद अपने मुंह से आयुर्वेद का प्रमोट। आयुर्वेद का नाम, बिल्कुल सर। आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है, आप छोड़ हम्म। दीजिए, हो सकता है आप नरेंद्र मोदी के हाँ, राजनीतिक पॉलिटिकल अगेंस्ट में हो, लेकिन हाँ। अगेंस्ट हो ना हो, हम्म। लेकिन आप आयुर्वेद के एक स्टूडेंट के तौर पे देखिए हम्म। कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, हम्म। ठीक है। अब उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, ये कंप्लीटली आपकी ड्यूटी है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो हम्म। ये बताने के लिए, ये पता करने के लिए स्टूडेंट्स को शेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हम्म। बचपन से। और हम्म। उस चीज को करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर। क्योंकि हम बच्चों को बता सकें क्या हो हम्म। सकता है क्या नहीं हो सकता है, बच्चों को दिखा सकें कि ये चीजें होती हैं। तो बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज के आप संवाद में हमने बात की डॉक्टर रंजीत शर्मा सर से। सर ने हर उन पहलुओं पे बात की जो एक आयुर्वेद के बच्चों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए मतलब उसको मोटिवेट करे, और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी पैदा करे कि हाँ, हम प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप आयुर्वेद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके भविष्य की शुभकामनाएं।